नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की कश्मीर को लेके जो एक बदनीयती है उसके बारे में। तो दोस्तों, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरुद्ध जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, उनकी सुनवाई तो पूरी हो गई है और अब फैसले की प्रतीक्षा है। लेकिन ये जो पूरा डिस्कशन इस मैटर के अराउंड हुआ, इसको समझने के लिए हमें कश्मीर के इस मुद्दे को इसके ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा। तो दोस्तों, महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय में उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी इंडिया के साथ मर्ज होने में। राज्य में जनमत संग्रह करने का सुझाव भी राजा हरि सिंह का नहीं था, बल्कि ये लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से आया था और ये उनका एक पर्सनल ओपिनियन था। अनुच्छेद 370 का भारतीय संविधान में प्रावधान ये भी कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं था। ये केंद्र सरकार और राज्य के बीच कोई अनुबंध भी नहीं था। जनमत संग्रह और आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां हैं। जनमत संग्रह दो देशों के बीच एक का चुनाव था। आत्मनिर्णय मानवाधिकार का अंग है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्मनिर्णय के अधिकार की बड़ी हल्की झलक मिलती है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के नियंत्रण में दुनिया का बड़ा हिस्सा था और उनके उपनिवेशों की स्वतंत्रता में कोई रुचि भी नहीं थी। 1948 में भारत कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेके गया और उसी साल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा भी हो गई। ये मानवाधिकारों का सबसे मूल दस्तावेज समझा गया। लेकिन इस दस्तावेज में भी सेल्फ रूल या सेल्फ डिसीजन या आत्मनिर्णय के अधिकार की कोई बात नहीं की गई थी। इसी तरह जब कश्मीर रियासत का भारत में विलय हो गया तो वहाँ की जनता को भारतीय संविधान के तहत सारे अधिकार मिल गए। जब अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना, तब सीमा पार की स्थिति को भी समझना होगा और इसके लिए हमें 1947 में जाना पड़ेगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता यूसुफ सर्राफ ने 2 भागों में कश्मीर का इतिहास लिखा है। उन्हें सरदार इब्राहिम ने, जो गुलाम कश्मीर के पहले राष्ट्रपति थे, बताया था कि उन्होंने अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा रावलपिंडी से आने वाले 2 फोन कॉल्स के आधार पर की थी। एक फ़ोन रावलपिंडी के कमिश्नर ख्वाजा रहीम ने और दूसरा कर्नल अकबर खान की बेगम नसीम ने किया था। कर्नल अकबर ने न केवल कबायली हमले का खाका बनाया, बल्कि उस हमले का नेतृत्व भी किया था। इस हमले की अनुमति प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने दी थी। इसकी तैयारी कश्मीर रियासत के भारत में विलय के पहले ही कर ली गई थी। तो हमें दिखता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का जो इंटरफेरेंस पाकिस्तान में और वहाँ की राजनीति में रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान बनने के साथ ही वहाँ पे इंटरफेरेंस शुरू हो गया था कि आज़ाद कश्मीर तो कहने के लिए, लेकिन वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, कौन वहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज रखेगा। बाकी पाकिस्तान की तरह ही कश्मीर में भी ये सारी चीज़ें रावलपिंडी से कंट्रोल की जाती हैं। ये भी रोचक है कि जो पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह का मुद्दा हर जगह उठाता रहता है, उसने स्वयं इसे 3 बार ठुकराया है। पहली बार जनमत संग्रह का सुझाव माउंटबेटन ने जिन्ना को 2 नवंबर 1947 को दिया था। जिन्ना ने उसमें कोई रुचि नहीं ली, यानी पाकिस्तान की कश्मीर पर मूल नीति को पाकिस्तान के निर्माता ने ही ठुकरा दिया था। इसकी वजह यह थी कि जिस समय माउंटबेटन ने यह सुझाव दिया, उस समय कबायली हमला ऑलरेडी चल रहा था। कबायलियों ने हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों के संग मुसलमानों के साथ भी लूटमार की और उनकी महिलाओं का अपहरण किया। जिन्ना जानते थे कि ऐसी अव्यवस्था में जनमत संग्रह का नतीजा उनके पक्ष में नहीं आएगा। दूसरी बार जनमत संग्रह का सुझाव संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ओवेन डिक्सन ने 1950 में दिया। उन्होंने कहा कि यह जनमत संग्रह क्षेत्रीय स्तर पर होना चाहिए। एकल जनमत के नतीजे में कई जगह अल्पमत समुदाय के छोटे छोटे समूह बचे रहेंगे, जिन्हें बाद में विस्थापित होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इसके लिए तैयार था, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान का कहना था कि क्षेत्रीय जनमत एकल जनमत के सिद्धांत से अलग था। उसका यह भी कहना था कि अगर जम्मू कश्मीर दोनों देशों के बीच बांटा जाए और यदि कश्मीर घाटी उसे मिले तो वह इसके लिए तैयार है। वास्तव में पाकिस्तान इस कोशिश में था कि उसे कश्मीर घाटी बिना जनमत संग्रह के ही मिल जाए। तीसरी बार 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद जनमत संग्रह की बात उठी। उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा दिल्ली आए और नेहरू से बात की। दोनों ने जनमत संग्रह पर हामी भरी, किंतु पाकिस्तान लौटने के बाद बोगरा ने नेहरू को पत्र लिखकर इसके लिए मना कर दिया। नेहरू ने इसके बाद 1954 में जनमत संग्रह से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इस विकल्प को स्वयं रद्द कर दिया था। इसका कारण यह था कि पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर के राष्ट्रपति सरदार इब्राहिम खान को बर्खास्त कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया में सरदार इब्राहिम के कबीले ने बगावत कर दी थी। शीघ्र ही ये बगावत गुलाम कश्मीर के बड़े हिस्से में फैल गई। इसे दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बड़े पैमाने पर लोगों का दमन किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इसके विरोध में पाकिस्तान को एक ज्ञापन दिया। उसमें लिखा था कि पाकिस्तानी फौज ने गुलाम कश्मीर की जनता पर गोलीबारी की और वहां की महिलाओं से दुष्कर्म किया। ये ज्ञापन बाद में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी पेश किया।
वर्ष 2018 में गुलाम कश्मीर के संविधान के 13वें संशोधन के जरिए पाकिस्तान ने वहां के 32 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हासिल कर लिया। उसी वर्ष पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्तिस्तान अधिशासन जारी किया। इसके तहत इस क्षेत्र का सभी जो विधिक शक्तियां हैं वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पास रहेंगी। ये तो बड़े परिवर्तन पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के 1 वर्ष पहले ही कर दिए थे। इस पर हैरानी नहीं कि आज जहां भारतीय कश्मीर में अमन चैन है, वहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गहरा असंतोष है। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के लोगों का हितैषी नहीं रहा है। वो उन्हें आज़ाद कश्मीर बुलाता है, एक डमी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बिठा के रखता है, लेकिन वहाँ पे जो भी होता है वो पाकिस्तान की मर्जी से होता है। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस लड़ते हैं। क्या पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान बनाता है। कश्मीर का नेचुरल रिसोर्सेज का बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जितनी बिजली पाकिस्तान में यूज़ होती है उसकी एक बड़े पैमाने पे बिजली कश्मीर में पैदा होती है, और वहाँ के लोगों को जहाँ पे ये बिजली पैदा हो रही है उसी कश्मीर के लोगों को बाकी पाकिस्तान से महंगी बिजली बेची जाती है, वही बिजली जो उनके यहाँ से पैदा हो रही है। कश्मीर के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है। पाकिस्तान का सारा डेवलपमेंट पंजाब और सिंध प्रोविंस में होता है। कश्मीर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरह निगलेक्टेड रहता है, और इन लोगों को बस सपने दिखाए जाते हैं। बस एक झूठी एक बत्ती के पीछे लगाया जाता रहता है कि आप अलग हैं, आप स्पेशल हैं, आप आज़ाद हैं। कोई आज़ादी नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है किस तरह गिलगिट बाल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, इतनी महंगाई है, पाकिस्तानी रुपए बुरी तरह से डिवैल्यू हो चुका है, इकोनॉमिक सिनेरियो है नहीं, कोई स्कोप नहीं है आपके साथ रहने में। वो कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए, कारगिल का रास्ता खोल दीजिए, वी वांट टू मर्ज बैक विथ इंडिया। तो ये हाल है। पाकिस्तान अगर वाकई में कश्मीर का हितैषी होता तो जितनी तरक्की, जितना डेवलपमेंट इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर में हुआ है, पाकिस्तान उसको कुछ हद तक मैच करने की कोशिश करता, लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो ये सलाहियत है, ना ही ऐसा इंटेंशन है कि वो कश्मीर को किसी भी फॉर्म में डेवलप। इनफैक्ट आने वाले वक्त में तो ये भी समझा जाता है कि जैसे जैसे चाइना का लोन्स का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता रहेगा तो पाकिस्तान धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को टुकड़ों में चाइना को बेचता जाएगा, और इन फ्यूचर मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाइनीज़ ऑक्यूपाइड कश्मीर में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।